पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक जी, ये पेज जो है ये कब तक सुलझ जाएगा? कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है और अभी तक पेज फंसा ही हुआ है। अबू आजमी को भी हम सुन रहे थे, बड़े बिफरे हुए नजर आए शरद पवार से मुलाकात के बाद भी, और एक तरह की चेतावनी उन्होंने दे दी है कि 25-30 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएंगे अगर 5 सीटें भी आप लोगों ने नहीं दी तो। बात कर, मेरे को जानता नहीं है। देखिए, हर पार्टी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन मुझे लगता है पवार साहब से अगर मिल लिए हैं वो, हाँ। तो जरूर कोई ना कोई हल उसमें जरूर निकला होगा। जहां तक बात हमारी कांग्रेस पार्टी की है, मैक्सिमम चीज़ों पर मैक्सिमम सीटें जो हमें मिली हैं महाविकास अघाड़ी के अलायंस में, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें मैक्सिमम हमने डिक्लेयर भी कर दी हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी तरह की कोई बात नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि भाई उनको अकेले जाना है तो वो भी स्वतंत्र हैं, और मुझे लेकिन लगता नहीं है कि वो स्वतंत्र होकर कहीं पर चुनाव लड़ेंगे। वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ सीटें 8-10 हमारी ऐसी हैं जहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपोजिशन हमारा जो एनडीए गठबंधन है मोदी जी के और शिंदे जी के नेतृत्व में, कि वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। कुछ समीकरण उस चीज़ पर भी समीर भाई निर्भर करते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि हमारे यहाँ पर ईडी और सीबीआई का डर नहीं है किसी को। वहाँ पर ईडी सीबीआई का डर था। वहाँ पर तो पूरी तरह से चोरी की हुई सरकार थी। आज हालत यह है कि आपने सरकार तो बनाई थी, लेकिन सरकार जिस तरह से आपने बनाई थी वो पूरे देश ने देखा था। और जिस तरह से आपने सरकार बनाई थी उसी तरह से आपने जो है आज वो गठबंधन किया है। तमाम लोग डरे हुए हैं। अठावले जी को आप सुन ही रहे थे अभी। मुझे तो सुना है कि चिराग पासवान भी बहुत नाराज है कि मुझे बिहार में। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि कहीं आप लोग अखिलेश यादव से त्याग की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं कि वो त्याग कर देंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। इंडिया गठबंधन के हमारे वो साथी हैं और हम बिल्कुल किसी भी तरह के त्याग की या बलिदान की कोई ना हम इच्छा रखते हैं। सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, सब मिलजुल कर ही आगे सब कुछ करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आज अखिलेश यादव जब पत्रकारों से मुखातिब थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राजनीति में कोई त्याग की उम्मीद ना करे। अब आप लोगों ने एक तरह का त्याग किया यूपी में उपचुनाव में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बदला यहां पर महाराष्ट्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हमने तो हरियाणा में भी उनसे कहा था कि चुनाव लड़ें, लेकिन शायद उनकी कोई जो राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था थी, यादव संस्था, उसने उनको शायद ये सलाह दी, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि आप अगर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो आप हारेंगे और यादव वोटों में डिवीजन होगा और यादवों में का नेगेटिव मैसेज जाएगा। इसलिए उन्होंने हरियाणा में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जबकि इंडिया गठबंधन तैयार था कहीं ना कहीं 1 या 2 सीटों पर, सोहना और 1 सीट और थी मेवात के इसमें रेवाड़ी के पास, वहां पर कहीं ना कहीं सोचा था। लेकिन शायद उनके इंटरनल सोर्सेज ये थे कि यादव वोट जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा जाएगा और अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक राष्ट्रव्यापी गलत नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो अब यहाँ पर उनके दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता है। तो यानी यहाँ पर आप लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र में आप लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा रहे और वो भी चुनाव लड़े आप लोगों के साथ मिलकर। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा रहे और चुनाव लड़ा जाए मिलकर। कितनी सीटें देना चाहते हैं? देखिए, वो चीज ना तो मेरे हाथ में है, ना वो स्टूडियो में चीजें बताई जाती हैं कि मीडिया के माध्यम से। इंटरनल बातचीत, अभी आपने कहा अबू आजमी साहब शरद पवार जी से मिले हैं, तो शरद पवार जी से जरूर इस बारे में कोई ना कोई चर्चा हुई होगी, कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए ये कहां तक ले जाएंगे भाई? 101 तक पहुंचा दिया आपने। कहा वो संजय राउत कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि जो शिवसेना यूबीटी है वो शतक पार करे। आप लोगों ने शतक पार कर लिया, उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए, मुझे लगता है कि मुस्कुरा रहे हैं, आखिर क्या हम और भी बढ़ेंगे भाई, ये भी बता दीजिए। जी सुनिए। जितना मैं उसका भी बताऊंगा मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। जितना हम बढ़ रहे हैं बीजेपी में उतनी खलबली मच रही है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा,
जितना कांग्रेस बढ़ेगी बीजेपी उतना तेल मिलाएगी। दिक्कत मैं इसी बात पे हंस रहा था। देखिए हमारे यहाँ पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के केसेस तो है नहीं, फाइलें तो रखी नहीं है। हमारे यहाँ वास्तव में एक हेल्दी कंपटीशन है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, हमें भी ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन आप लोगों के यहाँ तो भाई ईडी, सीबीआई है, सरकार पलट देते हैं, सरकार बदल देते हैं। टिकट तो कौन सी खेत की मूली है, 1 मिनट में ईडी, सीबीआई का नोटिस चला जाएगा। जो टी चू करेगा उसको तुरंत बता दिया जाएगा कि मोदी जी की फोर्स आ गई है। अच्छा बात नहीं है। हमारे यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन है और कांग्रेस 101 से भी आगे बढ़ेगी। ये 106 से भी आगे बढ़ सकते हैं हम। ये आपको मैं इंटरनल बता रहा हूँ, ब्रेकिंग भी बता सकते हैं आप इसको। मुझे लगता है, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं कांग्रेस। देखिए आलोक शर्मा जी, एक मिनट आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी 101 पे हम रुकने वाले नहीं, 106 से भी आगे बढ़ सकते हैं। कहां तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 5 सीटें आप लोग देंगे कम से कम उन्हें। मैं तो कह रहा हूं, वरना उनको आजाद कैंडिडेट उतारना पड़ेगा। देखिए वो एक अलग चैप्टर है समीर भाई, कि हम भी चाहते हैं वो हमारे साथ रहें। लेकिन अगर मेरा बस चलेगा, कांग्रेस का बस चलेगा, ये तो आपस की सहमति है। हम तो चाहेंगे 120 पर लड़ें, 125 पर लड़ें। हमारे साथी दल भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। लेकिन जितना हम बढ़ेंगे बीजेपी के लिए उतना परेशानी बढ़ती चली जाएगी। ये 50-50 खोखों की चोरी की सरकार चला रहे हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, उसमें दम नहीं, इसमें दम नहीं। अरे भाई किसकी सरकार थी? महाविकास आघाड़ी की सरकार कैसे गिरी थी? किन किन लोगों को इनकम टैक्स से नोटिस गए थे? क्या पूरे देश ने नहीं देखा था? 50-50 खोखों की सरकार चला रहे, फिर कह रहे मुस्कुरा क्यों रहे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी प्रणय जी, मैं आता हूं आपके पास। एक मिनट प्रणय जी, थोड़ा सा सब्र कीजिए। आलोक जी, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ये फॉल्स नैरेटिव बार बार नहीं चलेगा, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी, ये बार बार बताया जा रहा है और हरियाणा के बाद और जोर शोर से बताया जा रहा है आपको। देखिए मुझे लगता है कि इन्हीं के तमाम सांसद थे, एक सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि 400 आने चाहिए, अब की बार 400 पार, और वो इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलेंगे। और इन्होंने संविधान को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बदलने का प्रयास भी किया। खास तौर पर जिस तरह से रिजर्वेशन पे कुठाराघात किया। कृष्णा भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, और मुझे लगता है कि अब इनकी 7-8 सीटों पर तो बीजेपी ने इनकी हथियाई ली है। अभी बेचारे क्या करें, मतलब वो ले गई बीजेपी। इनके सिटिंग एमएलए जहां थे वहां भी बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया। और दूसरा ये है कि नहीं बिल्कुल, देखिए दूसरा ये है कि अब शिंदे जी को क्या है, वो डमी सीएम बैठाया था। असली तो बीजेपी ही गेम करती है और बीजेपी के पीछे अडानी बैठते हैं, तो वहां सरकार तो अडानी की है। अब मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि भाई वो नेचुरली करप्ट पार्टी को किसने तोड़ा था? क्या वो वहां पर नेचुरली करप्ट पार्टी के सारे केसेस वापस ईडी, सीबीआई से हुए थे कि नहीं हुए थे? उन केसेस का क्या चल रहा है अभी भी? लेकिन इन्होंने गर्दन पे लगता कहीं ना कहीं तलवार रख रखी है, केसेस अभी कोर्ट में बंद नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी हाथ में कमान रख के चलती है। कृष्णा भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी पार्टी को चकनाचूर कर दिया है। और हालत यह है कि बीजेपी और ज्यादा परेशान है इनसे, कि बीजेपी से ज्यादा सांसद इनके आ गए थे। तो बीजेपी इस बात से बड़ी तिलमिलाई हुई है कि बीजेपी 4-5वें नंबर की पार्टी हो गई वहां पर। अब दिक्कत ये हो रही है कि इनको जाना तो है ही, सबकी जो है फाइलें बनी पड़ी है बीजेपी के पास, अब ये कोई भी चू नहीं कर सकता है। अठावले जी की क्या हिम्मत है? डमी लोग हैं, ये कास्ट के बेसिस पे अपना गेम करते हैं। बीजेपी वो खेल में उसमें शामिल रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इमोशनल डैम इट। जी को भी नहीं मिलेगा कुछ, चिराग पासवान जी को भी नहीं मिलेगा। अगर नाराजगी किसी गुट में है, किसी गठबंधन में है और उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है या सुलझा लिया जा रहा है, तो उस गठबंधन के लिए तो अच्छी बात है। आप लोग सुलझा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं सुलझा पाएंगे तो हमको और बहुत लोगों को यही समझ में आ रहा है कि इसका नुकसान होगा आपके गठबंधन को। ये इस बात का एहसास कि आप लोगों को नहीं है। देखिए मुझे समीर भाई, हमने सब सुलझा के रख रखा है फाइल में पैक करके। नहीं तो सुलझा लिया होता तो फिर अबू आजमी को सामने आके ये क्यों कहना पड़ता कि भाई 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25-30 आजाद उम्मीदवार उतार देंगे? देखिए हर वक्तव्य की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। हम भी देख रहे हैं कि बीजेपी उस वक्तव्य को किस रूप में लेती है। अच्छा, हमारे अंदर पूरी तरह से सब पूरा तय हो चुका है। शरद पवार जी बैठे हैं,
वहां पर तमाम सीनियर उद्धव जी बैठे हैं, नाना पटोले जी बैठे हैं, सरकार तो हमारी आ ही रही है। अब इनको देखना है कि ये किसको क्या दें क्या नहीं दें। शिंदे जी के 7-8 सीटें उन्होंने बीजेपी वालों ने ले ली, इन्होंने मैं बोलता हूं ना, मैं इसकी जवाब देता हूं। ये आप गजब बेइज्जती है। सही पकड़े हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है, इसलिए अच्छा, सब क्या हमें राजनीति तो फिर तो आपने ये तय कर लिया है ना, मतलब कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है तो फिर एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तय है ना। देखिए, मैंने कहा हम इलेक्शन अगुवाई में लड़ रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है जी, वो जब जीतने के बाद हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो और सेंट्रल बोर्ड है, वो जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है, हमारी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी। हमको परेशान किया अरे गया। ठीक है, सुनो सुनो ना, अरे यार सुनो तो, वो सब ठीक है, एकदम ठीक है। अभी उकसा लें, लेकिन इधर से वैसी बयानबाजियां नहीं आ रही हैं जैसी हरियाणा में आपकी पार्टी के नेता बयानबाजियां कर रहे थे। यहां पर सब कुछ क्लियर है और वो कह रहे हैं कि जिन सीटों पर फैसला नहीं हुआ है उस पर भी हो गया है, बस डिक्लेयर नहीं की जा रही है, वो कल हो जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में अच्छे लोकतंत्र में यही होता है कि विधायक आए और विधायक चुने, लेकिन इनके यहाँ विधायकों के साथ साथ ईडी सीबीआई का एक एक अधिकारी पैरेलल चलता है। वो जैसा पर्ची पकड़ा देता है वो हो जाता है। इनसे पूछिए, राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, मध्य प्रदेश में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, वो विधायकों ने चुने थे क्या? आज ये लंबा लंबा पूरा ज्ञान दे रहे हैं पूरे देश को कि हम तो विधायक आएंगे, विधायक दल की बैठक। अरे पर्ची गई थी, राजनाथ जी ने चुपचाप निकाल के दे दी थी, और देखकर वो फेस याद होगा वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हाल था। लेकिन आज एक चीज क्लियर हो गई, इनको दलितों से कोई लगाव नहीं। शिंदे जी को मुख्यमंत्री केवल इसलिए बनाया था कि सरकार चलानी थी, और वो अडानी की सरकार थी, अडानी के काम कराने होंगे, तमाम अपने केस खत्म कराने होंगे। आज ये शिंदे जी को क्यों नहीं डिक्लेयर करते जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 2.5 साल तक बहुत अच्छी सरकार चली, तो आज ये एक दलित को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाना चाहते हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। से प्रणय जी देखिए, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मुख्यमंत्री बनाया गया एकनाथ शिंदे को, मान दिया गया, इसकी वो कदर कर रहे हैं। आप लोग चाहे जितनी चिंगारियां लगा लीजिए, लेकिन इधर भड़कने वाला कोई नहीं है, बताया तो यही जा रहा है। देखिए समीर भाई, थोड़ी देर पहले जफर भाईजान ये बात कह रहे थे कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी। मतलब बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड महायुति के लिए फैसला करेगा। इससे समझ में आता है कि महायुति में बीजेपी ही बड़ा भाई है या बीजेपी ही सर्वोपरि है, उसके अलावा अरे तो बड़ा भाई है ना, हम भी बोलते हैं ना बीजेपी बड़ा भाई है, क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात, यह अलायंस जो है वह पहले दिन से दलित विरोधी है। आज रामदास आठवले जी नाराज है, जोगेंद्र कवाड़ी जी की पार्टी को इन्होंने एक भी सीट नहीं दी, धनगर नेता महादेव जानकर जी ने इनसे नाराज होकर अपने अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो हंसने से बात दबाई नहीं जा सकती। आपकी जो पार्टी, आपका जो अलायंस है, जो अलायंस है वो पहले दिन से दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, और इसी वजह से जनता आपको नकारने जा रही है। आप कितना भी ढोल बजा ले, कितना भी नगाड़ा बजा ले कि हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, पर आपकी पॉलिसी पहले दिन से यह है कि आपने आपके गठबंधन के नेताओं को सीबीआई के दबाव में दबा रखा है, और उस वजह से वो भरे पड़े हैं। बहुत ही जल्द जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन सभी लोग अपनी अपनी राह पकड़ लेंगे। और समझ रहे हो आप समझ रहे हो आमिर जी, आप लोग ये वोट जिहाद करके एक वर्ग को इंस्पायर करते हैं और दबाव एक तरह का डालने की कोशिश की जाती है, वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है वोट जिहाद के नाम पर। और लोकसभा चुनाव में हमने खुलेआम देखा किस तरह से नेता वोट जिहाद की अपील करते हुए नजर आए। बताइए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के किसी भी नेता ने वोट जिहाद की अपील की। मैं फिर कहूंगा कि वोट जिहाद का नाम लेकर केवल पोलराइजेशन का एक आसान रास्ता चुना जाता है। बटेंगे कटेंगे, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जब इस तरह की भाषा का उपयोग करें तो स्वाभाविक है कि इन्होंने काम नहीं किया है 10 वर्षों तक। महाराष्ट्र में जाकर क्या बताएं कि हमने ऐसा काम किया है, वैसा काम किया है, जो पुल बनाए जिन पे मोदी जी बड़े अकेले अकेले चलते थे, पैदल चलते हुए उनमें दरारें पड़ गई, अब इनके नाम पर वोट मांगे क्या? सुनिए,
देखिए पूरे देश में बताएं अगर कोई भाईजान, परेशान आत्मा है तो बताइए। एक ही है जो जाकर मंचों पर जाकर रोते हैं कि मुझे 51 गाली दे दी, मुझे 90 गाली दे दी, मुझे ये कह दिया। अब मैं परेशान आत्मा कौन है दर्शक समझ गए, और पूरे देश को परेशान कर रखा है उस परेशान आत्मा ने। लगता है जब केंद्रीय मंत्री स्वाभिमान यात्रा किसी धर्म की निकालने लगे, देश के प्रधानमंत्री 80-20 की बात करने लगे, शमशान कब्रिस्तान और कपड़ों से पहचान लेने की बात करें, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाएं, तो ये समझ आता है कि इनके पास बोलने के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं। अभी पाकिस्तान भी बीच में आएगा, अभी तो चुनाव दूर है, अभी तो केवल हिंदू मुसलमान बीच में आया, अभी पाकिस्तान भी बीच में आएगा, थोड़े दिन रुक जाइए। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएंगे और पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। मेरा कहना है कि समाज को बांटने का काम पिछले 10 वर्षों में जितना हुआ है इतना कभी भी नहीं हुआ। और जो बार बार बीच में चिल्ला रहे थे मराठा आरक्षण, अरे भाई संसद से पास हो गया हो तो मुझे उसका कागज दिखा दीजिए टीवी 9 पर। अभी ये चुनावी जो कृष्णा हेगड़े जी, लॉलीपॉप समाज देते को हैं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।